गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 1857 के विद्रोह में हम लोग चल रहे थे, उसमें मेरा ये सेकंड वीडियो है नॉलेज ग्राम पर। बबीता शर्मा आज आपका स्वागत करती हूँ मैं। और इसमें मैं जो आज मेन आपको बताना है कि 1857 इट्स एक्सपेंशन एंड सप्रेशन ऑफ दिस रिवोल्ट एंड इसके क्या इफेक्ट हुए थे उसके बारे में आज हम बात करें। सबसे पहले हम लोग दिल्ली पर चल रहे थे, तो दिल्ली से ही हम बात को शुरू करेंगे। तो एक कारण हम लोग ये भी करेंगे कि वाई दिस रिवोल्ट फेल्ड, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जो दिल्ली था, मैंने उस दिन आपको बताया था कि दिल्ली में बख्त खान ने इसका विद्रोह का नेतृत्व कर लिया था और बेगम जीनत महल जो बहादुर शाह जफर की पत्नी थी, उन दोनों ने मिलकर इसको नेतृत्व को संभाला था। लेकिन बाद में बख्त खान के नेतृत्व में ये अपने चरम पर पहुंच गया था। साल भर दिल्ली में ये गदर चला था और इसकी जो डेट्स हम बोलेंगे कि 10 मई को शुरू हुआ था, 12 मई से आप इसकी डेट को मान लीजिए, और पूरी दिल्ली को दोबारा से अंग्रेजों को अधिकार करने में पूरा एक साल भर का समय लग गया। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात मैं ये बताना चाहूँगी कि जो फेमस मिर्जा गालिब थे, जो बहुत बड़े शायर हुए हमारे देश के, उन्होंने इस विद्रोह को साक्षात अपने सामने देखा। उन्होंने लिखा भी कि मेरे सामने खून का एक बवंडर चल रहा है और मैं नहीं जानता कि खुदा मुझे आगे क्या क्या देखना है। एक जगह है दिल्ली में रिच, यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी डी का इलाका उसके पीछे एक रिज है। बताते हैं कि सब तरह के लोग बातें करते हैं कि आज भी वहाँ पे उन्हें अंग्रेज अधिकारी या कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं। लेकिन उसमें ये था कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर संघर्ष हुआ था अंग्रेज और हमारे भारतीय सैनिकों के बीच में, और वो जगह आज भी कहीं उस विद्रोह के बारे में हमें बताती है। एक फेमस आपने जगह सुनिए, हडसन लेन। ये वो हडसन थे जिन्होंने इस विद्रोह को दबाया था साल भर के बाद। निकोलसन थे पहले, जनरल निकोलसन थे जो कि इस विद्रोह का में मारे गए थे। उसके बाद उनकी जगह हडसन ने ले ली थी और हडसन ने साल भर में इस विद्रोह को दबा दिया था। बहुत ही निर्ममता पूर्वक ये विद्रोह दबाया गया था। लाल किले के अंदर, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों को गोली से उड़ा दिया गया था, उनके पोते को भी गोली से उड़ा दिया गया था। और बाद में बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी को निर्वासित कर वहाँ से रंगून भेज दिया गया था, जहाँ पर उनकी बाद में मृत्यु हो गई थी। बख्त खान इसके बाद लखनऊ चले गए। अब एक एक करके हम बात करेंगे। दिल्ली के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर जो बख्त खान थे वो लखनऊ चले गए। लखनऊ में एक जो वहाँ के नवाब थे वाजिद अली शाह, उनको वहाँ से हटा दिया गया था, उनको वहाँ से निर्वासित कर दिया था। उनकी पत्नी बेगम, हजरत महल और उनका अल्पवयस्क बेटा ब्रिटिश कादर वहाँ पर उस वक्त था। अब इस पूरे सीन में अब 2-3 लोगों का बड़ा इम्पोर्टेंट आना होता है, जिससे पहले आप समझिए। एक है नाना साहब जो बिठूर में है, कानपुर के पास बिठूर जगह है, जहाँ पे कि रानी लक्ष्मीबाई का भी नाता है, वो हम बाद में बताएंगे आपको। तो नाना साहब आते हैं इसमें, मौलवी अहमदुल्ला आता है फैजाबाद से, जो आकर इनके साथ एक मीटिंग करते हैं और इनको दिल्ली की सारी घटनाओं का पता चलता है। तो 4 जून को 1857 को 4 जून को ये विद्रोह लखनऊ में भी सैनिक शुरू कर देते हैं। खुद बेगम हजरत महल हाथी पर बैठकर इस विद्रोह का नेतृत्व करती है। एक जगह है रेजिडेंसी जो कि सब तरह से पॉपुलर है कि वहाँ पे अंग्रेज अधिकारी, उनकी पत्नी, बच्चे, सबका कत्लेआम हुआ था। अभी भी वहाँ पे गोली के निशान देखे जा सकते हैं रेजिडेंसी में। तो उस रेजिडेंसी को वहाँ के चीफ कमिश्नर लॉरेंस थे, उस रेजिडेंसी को संभालते संभालते उनकी मौत हो जाती है। तो उसके बाद एक साल भर में के अंदर इस पर पूरा हमारे सैनिकों ने लखनऊ को अपने कब्जे में ले लिया था। अंग्रेजी सेना पूरी तरह से विफल होकर इस तरीके से वहाँ से चली गई थी। फिर इस पूरे सीन में कैम्पबेल आते हैं, जो कैम्पबेल ने इसको लखनऊ को अब दोबारा से अंग्रेजी सेना के अधीन में ले लिया जाता है। तो इसके बाद हम आते हैं कानपुर में। कानपुर में भी ये विद्रोह 5 जून को ही शुरू हुआ था। यहाँ पे भी कैम्पबेल ही इसको संभालते हैं और इसमें भी वहाँ पे दबाया जाता है। और कानपुर में ये नाना साहब जी के बारे में चर्चा कर रही थी मैं आपको। तो नाना साहब पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। वो क्यों नाराज थे? क्योंकि उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी। तो लेकिन उनका साथ तात्या टोपे ने दिया था, जो तात्या टोपे भी झांसी की रानी के साथ बहुत प्रसिद्ध नाम है। तो तात्या टोपे का ने साथ देकर इनका विद्रोह को संभाला था। लेकिन उनके ही एक विश्वास पात्र साथी ने अंग्रेज अधिकारी को रात को धोखे से उनके बारे में बताकर कि ये वहाँ पर सो रहे थे, तो इनको रात में ही पकड़ लिया गया और इनको फांसी दे दी गई।
तो इस तरह से तात्या टोपे को फांसी दे दी गई, उनको निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया। बेगम हजरत महल जो थी लखनऊ में, जब उनको दबाया गया था तो वो बाद में नेपाल चली गई थी, वो उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया था। इसके बाद आते हैं हम, मेरठ में कदम सिंह थे और क्या बोलते हैं मथुरा में देवी सिंह थे। हाँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, अभी मैं झांसी का नाम अभी बाद में लूँगी। बिहार में एक कुंवर आरा सिंह थे जो कि अप्रैल 1858 तक भी मतलब संभाले रहे इस पूरे संग्राम को। 80 वर्ष के वो व्यक्ति थे और इतने ज़्यादा वो उन्होंने इस विद्रोह में नेतृत्व किया था कि उनकी एक बाँह पूरी की पूरी पे गोली लग गई थी। तो इतने ज़्यादा शक्तिशाली वीर थे कि उन्होंने वो बाँह खुद काट कर गंगा को समर्पित कर दी थी कि, और उसके बाद भी वो लड़ते रहे। और इस पूरे विद्रोह में एक ऐसा व्यक्ति का नाम हम ले सकते हैं रानी झांसी के बाद, जिन्होंने इस विद्रोह को पूरी हिम्मत से संभाला और बाद में वो 3 दिन बाद 4 दिन बाद इन निकाहों के बाद फिर वो उनके शहीद हो जाते हैं। अब हम आते हैं झांसी पर। झांसी के बारे में बात करते में आज भी हमारे पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक लड़की जो कि 14 साल की उम्र में ब्याही जाती है, बनारस में वो जन्मी थी और यहाँ पे गंगाधर राव के साथ झांसी में वो ब्याही जाती है। तात्या टोपे और नाना साहब के साथ वो खेली है क्योंकि उसकी माँ की मृत्यु जब वो 4 वर्ष की थी तभी हो गई थी और उनके पिता मोरोपंत तांबे थे, वो उन्हें बिठूर ले आते हैं पेशवा के वहाँ पे इन दोनों के साथ वो खेलती है। जैसे शस्त्र पढ़े जाते हैं ऐसे शास्त्र पढ़े जाते हैं, उनके बीच में तलवारबाजी ये सब खेलती है। किसी ने उसके पिता को बोला था कि ये बहुत महान रानी बनेगी। रानी तो वो बनी, लेकिन वो उसने दिलों की रानी वो बन गई और विश्व प्रसिद्ध वो महिला हमारे देश में एक महिला जिसमें कि जिस टाइम वो शहीद को प्राप्त होती है तो जनरल ह्यूरोज जिसने इस झांसी को कमान संभाली थी, खुद अपनी टोपी उतार कर बोलता है कि सुंदरता के अलावा, दिमाग के अलावा, उसके अलावा वो इतनी ज़्यादा वीर थी कि उसने कहा कि इन पूरे आदमियों में, इन पूरे सैनिकों में एक मर्द है, वो झांसी की रानी थी। उस वक़्त कितनी सोचिए कि 14 साल की उम्र में ब्याही गई, बाद में उसका एक बेटा होता है जो बेटे के साथ वो भी खुशी मना भी नहीं पाई थी कि 4 महीने बाद किसी के विश्वासघात के बाद किस तरह से वो बच्चा की मौत हो जाती है। फिर डोलहौ जी ने एक नीति बनाई थी, हड़प नीति दी थी कि जिनके पुत्र नहीं है उस राज्य को हड़प लिया जाता है। उनकी एक बात तो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, क्योंकि जो उनके पति थे गंगाधर राव, वो बेटे के सदमे से बीमार रहने लगे थे और 1856 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये दिल्ली की घटना, ये कानपुर की घटना, ये लखनऊ की घटना झांसी तक पहुंचती है। तो 4 जून 5 जून को वहाँ पर भी ये विद्रोह शुरू हो जाता है। लेकिन उनको ये था कि वो नाराज क्यों थे अंग्रेजों से, कि उनको ये था कि मेरे दत्तक पुत्र की वजह से मुझको ये झांसी जो है छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अंग्रेज अधिकारी जिससे उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था कि भाई मैं आपके रेजिडेंट के सामने मैं इस बेटे को दत्तक पुत्र को ले रही हूँ। उसके बाद भी इनकी नीयत में इतना खोट था कि इन्होंने कहा झांसी का दौरा करते हैं और कहते हैं नहीं, आप जो है झांसी छोड़ के निकल जाओ, आप पेंशन में भी पैसे कम कर दिए जाएंगे। तो वो औरत वो बिल्कुल नहीं डरी, विधवा औरत थी, उसने औरतों की सेना बनाई जिसमें एक झलकारी बाई उसी की जैसी हमशक्ल थी। और उसने अभी भी अगर आप झांसी के किले में जाते हैं देखते हैं तो ऊपर तक जब आप जाते हैं तो वो जगह है जहाँ से वो कूदी थी अपने बच्चे को लेकर पीछे कमर पर बांधकर। सोचिए कि रात के टाइम मतलब उसको बताया गया कि किले के अंदर अंग्रेजी सेना आ गई है। अब ये सुनिए कि अंग्रेजी सेना कैसे आई। ये डेट है जिसमें कि मैं आपको बता रही हूँ कि 23 मार्च 1858 को घेरा डाला गया झांसी पर। 8 दिन तक वो लड़ती रही अपनी सेना के साथ। 8 दिन तक वो लोग गोलियां चलाते रहे, बम डालते रहे, इसके सैनिक चलाते रहे, कोई किले को नहीं पार पाया। लेकिन किसी एक के विश्वासघात ने नीचे से किले रात के टाइम दरवाजा खोल दिया और उससे अंग्रेजी सेना अंदर आ गई। जब इसको तक ऊपर सूचना पहुंचती है कि अंग्रेजी सेना से अंदर आ गई है तो अब आप आत्मसमर्पण कर दीजिए। उसने कहा नहीं, मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगी। उसने अपने घोड़े को लेकर अपने बेटे को पीछे बिठाकर ऊपर से छलांग लगाकर, मैंने खुद वो जगह देखी है तो इतनी हैरानी होती है कि कितने औरत होकर, जिसे कहा जाता है कि औरत है, प्रसाद जी कह गए हैं कि अबला जीवन आए तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
चमगुठी 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। औरत कहना भी मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि उसके बाद वो ऊपर से कूदकर कालपी पहुंचती है। कालपी पीछे पीछे देखिए, पीछे पीछे वो अंग्रेज की बेगानी यहाँ से भाग गई, पीछे पीछे वो अंग्रेज सेना उसके जाती है, लेकिन उसको पकड़े नहीं पाती, वो कालपी पहुंच जाती है। कालपी जाकर वो मिलती है और उसके बाद वो सेना दोबारा से अंग्रेजों से लड़ती है, ग्वालियर जा पहुंचती है। ग्वालियर में जो सिंधिया की सेना थी वो उसके साथ मिल जाती है और उन्होंने किला जो है किले के हिस्से पर अधिकार कर लिया। लेकिन उसके बाद उसके जनरल यूरोज के द्वारा लड़ते में हुई गति को प्राप्त होती है। उसके बाद ये विद्रोह यहाँ पर झांसी उनके कब्जे में आ जाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी किस तरह से ये पांचों शहर अंग्रेजों के द्वारा दोबारा से कब्जे में ले लिए गए। धन्यवाद। आज के लिए मैं यहीं विराम देती हूँ। इसके बाद हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। नमस्कार।